Hello everyone, today we discuss second part of William Shakespeare. So please stay till the very end of the video. तो कल हमने यहाँ पर एंड किया था कि किसने क्या कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। एमर्सन का स्टेटमेंट था कि he breathed upon dead bodies and brought them into life, nor sequent centuries could hit or beat some of Shakespeare wit, who said. So ये एमर्सन का स्टेटमेंट था। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम 104. क्वेश्चन नंबर 104 है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट, हुज रिमार्क इज इट। ये किसका रिमार्क है विलियम शेक्सपियर के बारे में, आपको बताना है। सो ऐसा कहा जाता है ना कि विलियम शेक्सपियर को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वो जानती थी, जैसे बेन जॉनसन ने कहा है उनके बारे में। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, मतलब विलियम शेक्सपियर को थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो वो इतना कंट्रीब्यूट इंग्लिश लिटरेचर में नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया है। सो कहने का मतलब है कि उनको थोड़ी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के बारे में टी.एस. इलियट का है। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में रिमार्केबल चीज़ क्या है कि इज दैट ही इज़ रियली वेरी गुड, कि वो बहुत अच्छे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड, हुज कोट इज इट। सो ये किसका कोट है उनके बारे में ये बताना है। योर ऑप्शंस आर रॉबर्ट ग्रेव्स, T.S. Eliot, sure none of these. So this statement is made by Robert Graves about William Shakespeare. So A is the right answer. Next है 106. Who wrote the following lines in prologue to the Tempest or the Enchanted Island? ठीक है, ये जो लाइन है ये किसने लिखी है अपने वर्क द टेम्पेस्ट, या फिर उसका नाम है मतलब दूसरा टाइटल है उसका एन्चेंटेड आइलैंड। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल, नन डस्ट वॉक बट ही। हु रोट दीज लाइन्स अबाउट विलियम शेक्सपियर, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सैली हैं, कीट्स हैं, जॉनसन एंड ड्राइडन। सो ये ड्राइडन की लाइन है, उन्होंने अपने वर्क द टेम्पेस्ट और दी एन्चेंटेड आइलैंड में लिखी हैं। मतलब ये जो वर्क है ना द टेम्पेस्ट और दी एन्चेंटेड आइलैंड, ये उन्होंने जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका वर्क है जो द टेम्पेस्ट, उसको यहाँ पर मतलब उन्होंने कॉपी किया है। जो लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्रॉस्पेरो कैरेक्टर है जिसको मैजिक आता है और वो एक आइलैंड पर रहता है जहाँ पर वो वहाँ के उस आइलैंड के जो हैबिटेंट हैं जैसे कैलिबन वगैरह, मतलब जो चुड़ैल मोनेस्टर वगैरह जो वहाँ पहले से रहते थे उनको वो अपने कंट्रोल में कर लेता है अपने मैजिक के थ्रू। तो उसी प्ले को इन्होंने कॉपी करके लिखा कि द टेम्पेस्ट और एन्चेंटेड आइलैंड। एन्चेंटेड का मतलब होता है जादुई, तो यानी कि जादुई आइलैंड करके ये वर्क है जॉन ड्राइडन का। तो वहाँ पर उस वर्क के प्रोलॉग में, प्रोलॉग आपको पता है ना कि किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में कुछ लाइंस होती हैं जो उसमें राइटर है ना अपने व्यूज़ मतलब बताता है। तो उसी तरीके से उन्होंने प्रोलॉग में ये कहा है कि शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपी बी। मतलब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मैजिक उन्होंने दी टेम्पेस्ट में दिखाया है तो उनका वर्क जो है वो कॉपी कर लिया जॉन ड्राइडन ने। बट वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मैजिक है, विलियम शेक्सपियर का जो मैजिक है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। उनका कहने का मतलब ये है। सो ये लाइन उन्होंने अपने प्रोलॉग में दी है, अपना जो वर्क है एन्चेंटेड आइलैंड और द टेम्पेस्ट। सो डी इज द राइट आंसर, ड्राइडन। नेक्स्ट है 107. If I say that Shakespeare is the greatest of intellect, okay, I have said all concerning him, but there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect,
देयर इज मोर वर्च्यू इन इट दैट ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ। हु सैड, किसका स्टेटमेंट है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में? सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ड्राइडन है, जॉनसन है, कार्लाइल है एंड नन ऑफ दीज। हुज स्टेटमेंट इज दिस? सो ये कार्लाइल का स्टेटमेंट है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108, स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन mindless of its just honors. With this key, Shakespeare unlocked his heart. Who wrote these lines? ठीक है, किसने लिखी है लाइन? सो शैली, कॉलर, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो अगर आपको पता है कि ये सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था, ठीक है, तो इसमें जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ की होंगी, है ना? सो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 109, हॉटी टॉटी अस्टी टू एक्सप्लोर योर हाउस इज द एक्सेप्शन विद दिस सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड his heart once more did Shakespeare, if so the less Shakespeare he who wrote these lines। किसने लिखी है ये लाइन? Keats in Hyperion, Robert Browning in House, Shelley Not to the West Wind, none of these। So these lines are taken from रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है इन हाउस, तो वहां से ये लाइंस जो हैं ली गई हैं, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 110, शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रीहेंसिव सोल हुज रिमार्क इज इट। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में, इसको हैशटैग लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर वॉज द मैन, मतलब वो मोस्ट कंप्रीहेंसिव सोल हैं सब में। तो ये कमेंट है जॉन ड्राइडन का अबाउट विलियम शेक्सपियर, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 111, ऑल लेक्चर ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज, ठीक है, टेंड टू बिकम लेक्चर ऑन शेक्सपियर वुमेन। सो ऑल लेक्चर ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज, मतलब शेक्सपियर की कॉमेडीज पर जो लेक्चर किए, मतलब लेक्चर दिए गए हैं, टेंड टू बिकम लेक्चर ऑन शेक्सपियर वुमेन, जो सारे लेक्चर हैं वो जो शेक्सपियर की वुमेन है उनकी कॉमेडीज को में उन पर मतलब वो लगते हैं कि दिए गए हैं। फोर इन द कॉमेडीज दे हैव द इन फ्रंट ऑफ द स्टेज हु राइट इट, किसने ये लिखा है? तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो विलियम शेक्सपियर है ना, उनकी जो कॉमेडीज़ हैं उनमें वो हीरोइन को मतलब ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपनी को, क्योंकि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं उसकी सभी हीरोइन आपने देखा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मिरंडा हो गई, एज यू लाइक इट में रोजालिन हो गई, वहाँ पर जाके ये जो है पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इवन पोर्सिया को तो प्रोटोगोनिस्ट ही माना जाता है उस प्ले का, और हीरो है ना, इस तरीके से। तो जैसे जॉन रस्किन ने भी कहा था कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज, उनके पास केवल क्या है, हीरोइन है, हीरो नहीं है। तो इस तरीके के जो लेक्चर हैं वो दिए हैं जॉर्ज गॉर्डन ने, AC ब्रैडली, रस्किन, नन ऑफ दीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जॉर्ज गॉर्डन का स्टेटमेंट है, ठीक है। रस्किन ने भी ऐसा मिलता जुलता स्टेटमेंट बोला है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस, तो वो स्टेटमेंट रस्किन का है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये जॉर्ज गॉर्डन का है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 112, फ्रॉम क्लोपैट्रा टू मिरांडा, यहाँ पर भी हीरोइन की बात हो रही है। ही इज इक्वली एट होम एंड हैज द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड, हु सेड, किसने कहा है ये? नेक्स्ट है 112, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, यहाँ पर भी हीरोइन की बात हो रही है, क्लियोपेट्रा से लेके मिरांडा। ही इज इक्वली एट होम, एट होम का मतलब क्या है, निपुण होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में स्किलफुल होना। तो इसमें क्या है कि क्लियोपेट्रा से लेके मिरांडा तक वो क्या है, निपुण है, मतलब वही उनको प्रेजेंट करने में। एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड, ओके, हु सेड, किसने कहा था ये? सो अगेन यहाँ पर जॉर्ज गॉर्डन है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 113, हिज ट्रेजेडीज
seems to be skill, his comedy to be instinct. ओके, मतलब ट्रेजेडी कैसी है, स्किल, लेकिन जो कॉमेडी है वो इंस्टिंक्ट है. हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर. सो डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर. सो ठीक है, ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर जॉनसन. नेक्स्ट है 114. द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज. इसकी सोर्स क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, आपको ये बताना है. ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर. तो इस प्ले की जो सोर्स है वो, वैसे तो देखो जो फैमिलियर सोर्स है ना, जो डायरेक्ट इसकी जो सोर्स है वो जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनका प्ले था ज्यू ऑफ माल्टा, वो इस प्ले की डायरेक्ट सोर्स है. लेकिन इसके अलावा अगर अनदर कोई सोर्स है तो वो है इल पैकोरोन, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय जियोवानी फ्योरेंसियो. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, वैसे तो जियो ऑफ माल्टा तो है ये इसकी डायरेक्ट सोर्स है, सभी जानते हैं. अनदर सोर्स है ये इसकी, इस प्ले की. नेक्स्ट है 115. द सोर्स ऑफ 12th नाइट इज. ठीक है, 12th नाइट की सोर्स आपको बतानी है. योर ऑप्शंस आर द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन बार्नेव रिचे, हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन. सो फर्स्ट ही इसका आंसर है. ठीक है, ये सोर्स है 12th नाइट की. नेक्स्ट है 116. द सोर्स ऑफ मैकबेथ इज. मैकबेथ की सोर्स क्या है, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंस. ठीक है, सो आंसर ए ही है. ठीक है, क्रॉनिकल बाय राफेल ने, जो राफेल हॉलिंस शेड ने जो क्रॉनिकल लिखा था. ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को कंबाइंड रूप से उन्होंने लिखा था. सो वो हिस्ट्री जो है इनकी राफेल की, वहीं से वही इसकी सोर्स है. ठीक है, इसके अलावा जो किंग लियर प्ले है विलियम शेक्सपियर का, या फिर सिमलिन है, वो भी इसी मतलब यहीं से, यही वो भी यही, उनकी भी सोर्स यही है क्रॉनिकल. ठीक है, राफेल का. नेक्स्ट है 117. द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द इसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून ऑफ फालस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट. ओके, ये कुछ वर्क हैं जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखे गए हैं. जैसे लाइफ इन शेक्सपियर इंग्लैंड, शेक्सपियर का जो इंग्लैंड है उसकी लाइफ क्या थी. द एलिजाबेथन शेक्सपियर, ठीक है, द इसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून ऑफ फालस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट. तो ये जो वर्क हैं ये किसने लिखे हैं ये बताना है आपको. शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज आर वर्क ऑफ. ये कुछ मतलब वर्क हैं. सो AC ब्रैडली हैं यहाँ पे, KZ पंडित, ओके, J. डॉवर विल्सन, नन ऑफ दी. सो ऑल दीज वर्क्स आर बाय J. डॉवर विल्सन. ठीक है, J. डॉवर विल्सन के वर्क्स हैं. और जो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था व्हील ऑफ फायर. व्हील ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये सारे वर्क J. डॉवर विल्सन के हैं, जबकि व्हील ऑफ फायर विल्सन नाइट का है. सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, दोनों में विल्सन आता है. नेक्स्ट है 118. दिस थिएटर वॉज बिल्ट बाय शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी. हाँ, ठीक है, शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी के द्वारा इस थिएटर को बनवाया गया था. द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस इन 1599. सो आप समझ गए होंगे कि 1599 में कौन सा थिएटर बना था विलियम शेक्सपियर का. इट वॉज अ राउंड वुडन स्ट्रक्चर विद बालकनीज फॉर द जेंट्री. जेंट्री मतलब होता है सभ्य लोग, ग्रुप ऑफ सभ्य पीपल. इट बर्न डाउन, तो ये जल गया था ऑन 29 जून, है ना, 29 जून को ये जल गया था 1613. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थिएटर. सो क्या नाम है इस थिएटर का. सो वेरी फेमस थिएटर इज़ द ग्लोब. ठीक है, ये ग्लोब है जिसको 1599 में बनाया गया था, जो मतलब थिएटर कंपनी के द्वारा, विलियम शेक्सपियर की जो लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी थी उसके द्वारा इसको बनाया गया था ग्लोब को, है ना. 1599 में ये बना था. लेकिन बाद में जो हेनरी 8 है उसका जब मतलब प्रीमियर चल रहा था तो कैरन शॉट के द्वारा इसमें आग लग गई थी 1613 में, मतलब 1613 में 29 जून को. और बाद में ये 1 साल बाद फिर रीबिल्ट भी हो गया था 1614 में. सो ये है ग्लोब थिएटर. ठीक है, सो ना आंसर आपका हो गया C, ग्लोब. नेक्स्ट है 190. द लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस. ठीक है, ये थिएटर कंपनी थी विलियम शेक्सपियर की, लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस. ऑल्सो बिल्ट ए थिएटर इन 1608. इन्होंने एक और थिएटर बनवाया था 1608 में.
तो आप ऐसे मतलब याद करने का एक तरीका है कि 1608 में एक और फेमस राइटर हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनका जन्म हुआ था, वो हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, आपने अगर आपको ध्यान हो तो जो मिल्टन है, मिल्टन का जो बर्थ डेट है वो 1608 है, मतलब 1608 ही है। तो 1608 में इन्होंने क्या किया था, एक और थिएटर बनाया था। इट वॉज ए स्मॉल थिएटर विच कुड एडजस्ट 700 पीपल, जिसमें कुछ 700 पीपल आ सकते थे। इट वॉज यूज इन विंटर व्हेन द यूज़ ऑफ द ओपन एयर ग्लोब वॉज नॉट प्रैक्टिकल। तो इसका यूज जब होता था विंटर में होता था, क्योंकि कवर्ड था, और जो ग्लोब थिएटर था ना वो ओपन था, उसकी जो रूफ थी ना वो ऐसे ओपन थी, तो ठंड की वजह से ना ठंड में इसको यूज़ किया जाता था, ग्लोब को नहीं किया जाता था। वॉज नॉट, मतलब व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थिएटर, तो इसका नाम बताना है। सो आप जानते ही हैं ये ब्लैक फ्रायर्स है, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। सो सी इज़ द राइट आंसर। और आपको पता है कि द ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स ये दोनों ही थिएटर क्या हैं, विलियम शेक्सपियर के साथ एसोसिएटेड हैं, इन दोनों के ये शेयर होल्डर थे। ओके, नेक्स्ट है 120, हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाई चौसर और स्पेंसर। सो कौन है यहाँ पर जो शेक्सपियर को कहता है कि मेरे शेक्सपियर, और उनको कहता है आस्क हिम टू राइज, कि मेरे शेक्सपियर, राइज मतलब उठो, एज ही विल लोज दाई बाई चौसर और स्पेंसर, कि वो उनको, लोज मतलब होता है रुकना या रहने देना, तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चौसर और स्पेंसर के साथ नहीं रहने दूंगा, तुम्हें इनसे और कहीं आगे जाना है। सो मेरे प्यारे शेक्सपियर उठो। तो ये स्टेटमेंट है, ये बैन जॉनसन का है। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 121, हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। किसने विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ अवॉन बोला है, अवॉन बोला है? ऑस्कर वाइल्ड, बेन जॉनसन, शेली कॉलरिज। सो अगेन बेन जॉनसन है ये। ठीक है, बेन जॉनसन ने क्या है, एक पोइम लिखी थी विलियम शेक्सपियर की याद में, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवर्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर करके, उसी से ये सारे कोट लिए गए हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्रेज किया है। सो ये स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, ये ऊपर वाला जो कोट था ये भी उसी पोइम से लिया गया है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122, हु कॉल शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन। ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टियर, चार्ल्टन और विक्रम चोपड़ा। कौन है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज बोला है विद सम इमेजिनेशन? सो ये वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर ने विलियम शेक्सपियर को बहुत क्रिटिसाइज किया था। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 123, हु हैज़ रिटन अ स्टोरी टाइटल्ड द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच। किसने लिखी है ये स्टोरी, आपको बतानी है, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच। मिस्टर डब्ल्यू एच आपको पता है कि वो फेयर यूथ है जिसको विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो डेडिकेट हैं। 126 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने इस बंदे को डेडिकेट की थी, यही है मिस्टर डब्ल्यू एच। ठीक है, तो इस डब्ल्यू एच के ऊपर मतलब एक स्टोरी है, एमरसन, वॉल्टेयर, बेकन, ऑस्कर वाइल्ड। सो दिस इज ऑस्कर वाइल्ड। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 124, whose remark is this, when I read Shakespeare I am struck with। ओके, कि जब मैं विलियम शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, उसमें स्ट्रक हो जाता हूँ विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। तो वो यही कह रहे हैं कि कितनी मतलब अच्छा विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि वो जब उनको पढ़ते हैं तो उसमें मतलब वो खो जाते हैं उन वंडर्स में। तो ये हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का स्टेटमेंट है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 125, whose book is William Shakespeare a very short introduction published by OUP in 2015। ठीक है, किसकी बुक है ये, जिसमें मतलब उसका टाइटल ये है कि विलियम शेक्सपियर, ये टाइटल है विलियम शेक्सपियर डैश अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसे 2015 में पब्लिश कराया गया है। किसकी बुक है ये, विलियम शेक्सपियर के ऊपर। सो ये स्टैनली वेल्स हैं। ठीक है, उनकी ये बुक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप है ना जो मैंने कल वीडियो बनाया था स्टार्टिंग से 1 से लेके 100 क्वेश्चन हमने कल जो डिस्कस किए थे, उस वाली वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट है। अगर आप उसको भी देख लेंगे ना तो और अच्छे से जो क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर के वो क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि बायोग्राफी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं वहाँ पर, और
ठीक है, वर्क से क्वेश्चन हैं और यहाँ भी आएंगे भी, सो आप लोग स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। 126 है, द पेरिस रजिस्टर ऑफ स्टेट फोर्ट on Avon record the baptism on Wednesday 26 April 1564 in Holy Trinity Church of Guillemets Filius John Shakespeare, ठीक है, विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, ठीक है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की जन्म की बात हो रही है कि वहाँ पर जो मतलब रजिस्टर्ड है, जिसमें ये मतलब जो अकाउंट मिला था विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में कि 26 अप्रैल को 1564 को उनका बैप्टाइजेशन हुआ था, है ना। तो वो सब कुछ रजिस्टर में मिला था और ये ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, ये इनके जो फादर हैं वो जॉन शेक्सपियर थे। स्टैनली वेल्स, इट इज़ रिटन इन डैश बिकॉज दिस वॉज द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बताना है आपको कि उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी डॉक्यूमेंट्स में यूज़ की गई है वो कौन सी थी। जब विलियम शेक्सपियर का वहाँ जन्म हुआ था तो उस समय लैटिन लैंग्वेज क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन, नन ऑफ दिस। लैटिन यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि लैटिन लैंग्वेज में वो सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है विलियम शेक्सपियर के बारे में वो लैटिन में थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 127, विच वन ऑफ विशाल भारद्वाज रिसेंट मूवीज इज द एडेप्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले मैकबेथ। तो आपको पता ही है ना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस पर बहुत सारी हमारे जो इंडियन डायरेक्टर हैं उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं। तो विशाल भारद्वाज ने मैकबेथ के ऊपर मूवी बनाई है, उसका नाम क्या है हिंदी मूवी का, ये रोज़ा है, महबूब गाइड, मकबूल। मकबूल है ये, ठीक है, मकबूल मूवी है जो मैकबेथ के ऊपर बनाई है विशाल भारद्वाज ने। नेक्स्ट है 128, इन 2007 एलिक पदमजी प्रेजेंटेड वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, इट इज़, कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो इन्होंने, ठीक है, 2007 में प्रेजेंट किया है। एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, नन ऑफ दीज। सो दिस प्ले इज मैकबेथ, ओके। 2007 में ये आया है। नेक्स्ट है 129, हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर, ठीक है। ऐसे वो अकेले एशियन क्रिटिक कौन है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, इंक्लूडेड इन शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑर्डन, एडिटेड बाय A.M. ईस्टमैन एंड G.B. हैरिसन, विक्रम चोपड़ा, K.R.S. अयंगर, नारायण मेनन, S.C. सेन गुप्ता। कौन है ये एशियन क्रिटिक? S.C. सेन गुप्ता हैं ये, ठीक है। S.C. सेन गुप्ता इज द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर included in Shakespeare critics from Johnson to Auden. D is the right answer. Next है 130, these two were banished by the emperor, ठीक है। इन दो लोगों को एम्परर के द्वारा बैनिश कर दिया गया था। दिस सन आस्क फादर, बेटा बाप से पूछता है, वेल फादर, अच्छा फादर, हाउ डू यू प्रपोज टू पास दीज लॉन्ग 12 वियरी ईयर्स, कि कैसे तुम इन वियरी ईयर्स को पास करोगे, ठीक है। मतलब एक स्टोरी है कि एक राजा ने क्या किया था कि एक बाप बेटे को निकाल दिया था राज्य से। तो फिर बेटा पूछता है, अपने बाप से पूछ रहा है कि कैसे इन ईयर्स को आप पास करोगे। द फादर से, फादर कहता है, आई शैल वॉच द ब्यूटी ऑफ द सी, कि मैं इस समुद्र की ब्यूटी देखूंगा। एंड देन ही आस्क हिज सन हाउ ही वुड लाइक टू स्पेंड द टाइम, और फिर वो अपने बेटे से ही पूछता है कि तुम कैसे स्पेंड करोगे, क्योंकि दोनों को निकाला गया है ना। द सन रिप्लाइज, आई शैल रीड द प्ले ऑफ शेक्सपियर, हु आर दीज टू पर्सन। तो ये पर्सन कौन है दोनों, आपको बताना है। ये है विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन। यहाँ पर ये जो बेटा है वो विक्टर ह्यूगो तो कह रहा है कि मैं ब्यूटी देखूंगा समुद्र की, बट उनका बेटा क्या कह रहा है कि अरे फादर, मैं तो इतने 12 सालों में मैं तो प्ले पढ़ूंगा शेक्सपियर के, क्योंकि इतना टाइम मतलब इतना कुछ लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उनके प्ले इतने इंटरेस्टिंग है कि 12 साल भी कम पड़ जाएं, ये है उनका कहना बेसिकली।
नेक्स्ट है यहाँ 131 हु रोड द व्हील ऑफ फायर। ठीक है, आ गया ना वही क्वेश्चन, व्हील ऑफ फायर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। व्हील ऑफ फायर किसने लिखी थी? AC रेडली, विल्सन नाइट, चार्ल्स चर्च, नन ऑफ दिस। विल्सन नाइट इज द राइट आंसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आप है ना इनके और भी हैं, जैसे कि इम्पीरियल थीम, शेक्सपियर ट्रेजेडी, है ना, द शेक्सपियर टेम्पेस्ट 1932, ये भी बहुत फेमस है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि विल्सन नाइट का यही पूछा जाए, क्योंकि विल्सन नाइट का और ये जो है ना व्हील ऑफ फायर, ये बहुत ही फेमस है, सबको पता है, अलग से भी पूछ सकता है, तो इम्पीरियल थीम या फिर टेम्पेस्ट भी इन्हीं का है। 132 all that we know of Shakespeare is that he was born at Stratford upon Avon, कि जो भी कुछ हम जानते हैं शेक्सपियर के बारे में कि वो ठीक है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन पर उनका वहाँ जन्म हुआ था, मैरिड, उन्होंने शादी की, एंड हैड चिल्ड्रन देयर, और उनके बच्चे थे, वैन टू लंदन, लंदन चले गए बाद में वो, हम यही सब तो जानते हैं उनके बारे में। वेयर ही कमेंस्ड एक्टर, वहाँ पर उन्होंने एक्टर मतलब एक्टर बने वहाँ पर, एंड रोड प्ले और प्लेज लिखे, एंड पोइम्स लिखी, रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड, और फिर वापस रिटायरमेंट के बाद भी तो वापस स्ट्रेटफोर्ड में ही आ जाते हैं। मेड हिज विल, उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, एंड डाइड, और मर गए। दिस मे बी ए वेरी शॉर्ट बायोग्राफी, दिस वॉज रिटन बाई वन ऑफ दी एडिटर ऑफ शेक्सपियर इन दी 18th सेंचुरी इन ए कंप्लेनिंग वे। तो हु इज़ दिस एडिटर? तो ये एक एडिटर है विलियम शेक्सपियर का, जिसने 18th सेंचुरी में इस बायोग्राफी को लिखा था, वो भी कंप्लेनिंग वे में, मतलब शिकायत के मोड में उन्होंने लिखा है। सो कौन से बायोग्राफर हैं ये शेक्सपियर के? JM रॉबर्टसन, विल्सन नाइट, जॉर्ज स्टीवंस। सो ये जॉर्ज स्टीवेंस हैं, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना 18th सेंचुरी बायोग्राफर हैं ये। नेक्स्ट है 133 ही क्लेम्स टू हैव रिटन दी फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी of Shakespeare. This was prefixed to his edition of the play 1709. He is, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी है विलियम शेक्सपियर की, अच्छा तो कुछ अभी आ जाओ। नेक्स्ट है 133 ही क्लेम्स टू हैव रिटन दी फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। दिस वॉज प्रीफिक्स टू हिज एडिशन ऑफ द प्ले 1709। ही इज, सो कौन है वो जो जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लिखी थी? तो आप जानते हैं कि ये निकोलस रॉ हैं। ठीक है, निकोलस रॉ जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी विलियम शेक्सपियर की, फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लिखी थी, तो इन्हें फर्स्ट बायोग्राफर के रूप में जाना जाता है शेक्सपियर का। ठीक है, 1709 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 133 ही क्लेम्स टू हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। दिस वॉज प्रीफिक्स टू हिज एडिशन ऑफ द प्लेस 1709। ही इज, ठीक है, सो कौन है जो जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लिखी थी, बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके बेन जॉनसन, जॉर्ज स्टीवंस, निकोलस रॉ, ड्राइडन। सो ये हैं निकोलस रॉ। ठीक है, निकोलस रॉ को विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है, जिन्होंने 1709 में इनकी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लिखी थी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 134 विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। ही वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट। ठीक है, तो आपको पता है विलियम शेक्सपियर क्या थे? थर्ड, मतलब तीसरे बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, और फर्स्ट सन थे, यानी कि जो दो बच्चे उनसे बड़े जो थे वो बहनें थी, मतलब लड़कियां थी, और एक ही लड़की, इकलौते लड़के थे ये अपने पेरेंट के। ठीक है, और इनका जो जन्म, इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, आपको पता है, एंड मदर इनकी मैरी आर्डन थी। ही वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल, अप्रैल में इनका जन्म हुआ है 1564 एट, सो एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अपॉन एवॉन मतलब एवॉन रिवर का नाम है, स्ट्रेटफोर्ड इनका जो विलेज है, वॉरविक शहर में, इंग्लैंड, उसमें इनका जन्म हुआ था। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 135 शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल। दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, शेक्सपियर को ग्रामर स्कूल में
मतलब एडमिशन कराया गया। और इस स्कूल का नाम था द क्वीन न्यू स्कूल, द मिनिस्टर्स न्यू स्कूल, द किंग्स न्यू स्कूल। सो ये स्कूल है द किंग्स न्यू स्कूल। सो विलियम शेक्सपियर के स्कूल का नाम क्या था? द किंग्स न्यू स्कूल। नेक्स्ट है 136। Walter Rock, Simon Hunt, and Thomas Jenkins are the masters who are associated with। तो ये मास्टर्स के नाम है, जैसे वॉल्टर रॉक हो गया, सिमन हंट हो गया, ये आप याद रखना भाई, शेक्सपियर के मास्टर हैं ये। एंड थॉमस जैनकिंस आर द मास्टर, जो एसोसिएट हैं शेक्सपियर के साथ, ठीक है। द किंग्स न्यू स्कूल, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। किंग्स न्यू स्कूल में शेक्सपियर की एजुकेशन हुई थी, तो वहाँ पर ये इन्होंने इनको पढ़ाया था, ठीक है। सो ये विलियम शेक्सपियर के टीचर हैं। नेक्स्ट है 137। शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शेक्सपियर थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट थे, मतलब प्ले राइट यानी कि नाटककार के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनको कॉपी नहीं कर सकता। बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट, लेकिन ब्राइट क्या नहीं थे वो? बिजनेसमैन नहीं थे, ऑथर नहीं थे, एक्टर नहीं थे, नन ऑफ दिस। वो एक्टर नहीं थे, ठीक है। कई सारे प्ले हैं विलियम शेक्सपियर की जिन्होंने एक्टिंग भी की करने की कोशिश की है, एक्टर का रोल, बट उसमें वो फेल हो गए, मतलब कर नहीं पाए, ठीक है। जैसे घोस्ट का रोल भी उन्होंने हैमलेट वाले प्ले में विलियम शेक्सपियर ने किया है। एज यू लाइक इट मैडम का रोल इन्होंने किया है। कई सारे प्ले हैं इनके जिसमें इन्होंने किया है, लेकिन उतना अच्छा ये एक्टिंग नहीं कर पाए जितने अच्छे प्ले राइट थे। नेक्स्ट है 138। हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड एज पैपिस्ट। किसने क्लेम किया? ये विल्सन नाइट, बेन जॉनसन, रिचर्ड डेविस, अ क्रेजी मैन। सो ये इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो विलियम शेक्सपियर वो एज पैपिस्ट मरे थे, ठीक है, रिचर्ड डेविस। नेक्स्ट है यहाँ पे 139। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। ही अटर्ड दीज वर्ड इन वन ऑफ हिज लेक्चर। हु इज ही? कौन है ये? सो ये हैं यहाँ पर कार्लाइल, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। ये जो कार्लाइल हैं ये विक्टोरियन एसेइस्ट हैं, मतलब विक्टोरियन एज से इनका संबंध है, और विक्टोरियन एज के जाने माने निबंधकार हैं। जैसे एलिजाबेथन एज में फ्रांसिस बैकन है एसेइस्ट फेमस, वैसे ही ये विक्टोरियन एज में है। सो याद रखना कार्लाइल। नेक्स्ट है 140। टू वॉट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर। सो ये जो क्वार्टो हैं एंड फोलियो हैं जो हम पढ़ते हैं कि शेक्सपियर का फोलियो आया, शेक्सपियर का ये क्वार्टो में पब्लिश हुआ ये वर्क, तो ये क्या है? साइज ऑफ द वर्क, बाइंडिंग ऑफ द वर्क, क्वालिटी ऑफ द वर्क, नन ऑफ दिस। सो ये साइज हैं, ठीक है। जो उनकी बुक है उनके साइज, उसकी साइज को क्वार्टो एंड फोलियो बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोलियो तो क्या होता है? एक सिंगल सीट, एक बड़ी सीट होती है जिसको फोल्ड किया जाता है, वंस फोल्ड किया जाने पर वो बन जाता है फोलियो, ठीक है। क्वार्टो इससे छोटा हो जाता है, मतलब उसको उसमें ट्वाइस 2 फोल्ड लगते हैं तो वो क्वार्टो हो जाता है, और जिसमें 1 फोल्ड लगता है वो होता है फोलियो। नेक्स्ट है 141। व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। ठीक है, सेकंड फोलियो कब आया था विलियम शेक्सपियर का? तो हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर के मतलब 4 फोलियो थे, ठीक है। फर्स्ट उनका आया था 1623 में, 1623 में पहला आया। सेकंड उनका आया था 1632 में, 1632 में। थर्ड इनका आया था 1663 में, ठीक है। एंड फोर्थ इनका आया था 1685 में। तो इस तरीके से जो इनकी 4 फोलियो हैं उनकी ये डेट है, आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो इनका 1623 में आया था, सेकंड पूछा जा रहा है यहाँ पर तो 1632 में आया था सेकंड वाला, तो सी इज द राइट आंसर। लो यहाँ पर थर्ड फोलियो भी आ गया। 142। व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश। थर्ड फोलियो कब आया था विलियम शेक्सपियर का? सो इन 1663। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ध्यान रखना 1623 फर्स्ट फोलियो एंड 1632 सेकेंड हो गया, 1663 ये थर्ड हो गया इनका, एंड 1685 में ये फोर्थ हो गया। तो ये चारों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 143। व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर। फोर्थ कब आया है? तो अभी मैंने बताया 1685 में इनका फोर्थ फोलियो आया था, ठीक है। ये इनका थर्ड है, ये थर्ड है इनका 1663, और ये है इनका फोर्थ। नेक्स्ट है 144। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर फाइट विद द
प्रेट, ये इस बुक के राइटर कौन हैं? शेक्सपियर फाइट विद द प्रेट, A.W. पोलार्ड, विल्सन, चार्ल्टन, रॉ. सो A.W. पोलार्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर फाइट विद द प्रेट, सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे 145, पर्सी सिम्पसन, हेल्ज कॉकरेज, E.E. विलो बाय, एडवर्ड मुंडे मॉन्डे, फिलिप विलियम्स एंड चार्ल्टन हेमैन आर सम नेम एसोसिएटेड विद. सो ये ऑथर किसके साथ एसोसिएटेड है आपको बताना है. बेन जॉनसन स्कॉलरशिप, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप के साथ ये एसोसिएटेड है. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 146, द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे इज रिटन बाय. सो ये बहुत ही फेमस ऐसे है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, जो थॉमस डी क्वेंसी के द्वारा लिखा गया है. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, इसकी जो डेट है वो है 1823, 1823 में इन्होंने लिखा था इसको. नेक्स्ट है 147, हु कंप्लेन, कौन कंप्लेन करता है अबाउट शेक्सपियर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज के बारे में, इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से किसने शिकायत की है शेक्सपियर की लैंग्वेज की. जैसे यू मैनी फाइन मैन सीन इन सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, किंग लियर फॉर इंस्टेंस, वेयर द लैंग्वेज इज सो आर्टिफिशियल, सो क्यूरियसली टॉर्चर एंड सो डिफिकल्ट. ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लेन की है शेक्सपियर की लैंग्वेज की, दैट एवरी स्पीच हैज़ टू बी रीड 2 or 3 टाइम बिफोर इट मीनिंग कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड. सो वर्ड्सवर्थ, कार्लाइल, मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, कौन है ये? मैथ्यू आर्नोल्ड. सो बी, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 148, इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चम्बरलैंड्स कंपनी. ठीक है, 1598, 1598 में बेन जॉनसन का जो प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर परफॉर्म किया गया था चम्बरलैंड थिएटर कंपनी के द्वारा, विद डैश है यहाँ पे बताना है आपको, टेकिंग पार्ट जे डॉवर विल्सन इन शेक्सपियर सर्वे वॉल्यूम 2 एडिटेड बाय एलारडाइस निकोल. ठीक है, सो जे डॉवर विल्सन का जो वर्क है उसमें ये हमें पता चलता है कि इस नाटक में, इस परफॉर्मेंस में शेक्सपियर ने एज ए मतलब एक्टर रोल प्ले किया था. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि विद शेक्सपियर टेकिंग पार्ट, यहाँ पर शेक्सपियर ने मतलब पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट है 149, द लाइव्स ऑफ ग्रेट रोमांस बाय प्लूटार्क वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय. ठीक है, सो लाइफ्स ऑफ ग्रेट रोमन्स एक वर्क है जिसे प्लूटार्क ने लिखा था, जो कि एक रोमन पोइट है ना. प्लूटार्क का वर्क है लाइफ्स ऑफ ग्रेट रोमन्स, जो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेस की सोर्स उसको माना जाता है. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में. इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था? सर थॉमस नॉर्थ, सर थॉमस साउथ, वेस्ट, नन ऑफ दी. सो ये नॉर्थ हैं. ठीक है, साउथ और वेस्ट नहीं है. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 150, शेक्सपियर सोनेट आर पब्लिश्ड इन, इनकी सोनेट जो हैं वो कब पब्लिश हुई थी? 1609, 1610, 11, 12. सो हमें पता ही है ना कि इनकी जो सोनेट हैं सारी की सारी जो थॉमस थ्रोप हैं उन्होंने पब्लिश कराई थी 1609 में. सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है 151, द लास्ट टू सोनेट 153 एंड 154 आर अबाउट. इनकी जो लास्ट सोनेट है ना 153 और 154 किसके बारे में? द गॉड ऑफ लव एंड रिवीजन ऑफ एन एपिग्राम ऑफ एंथोलॉजिया ग्रेशिया, बट दे आर जनरली रिगार्डेड रिटन इन द सेम वेन एज द पोएम दैट कम बिफोर इट. सो आपको पता है कि इन्होंने 154 सोनेट लिखी थी. ठीक है, 126 उन्होंने अपने वही WH फेयर यूथ के लिए लिखी थी, जो जिसकी आइडेंटिटी अब तक क्लियर नहीं है. एंड इन्होंने 26 जो सोनेट हैं वो डार्क लेडी के लिए लिखी थी. ठीक है, और जो लास्ट की 153 और 154 जो सोनेट हैं वो माना जाता है कि इन्होंने क्यूपिड गॉड के लिए लिखी थी. ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे 152, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आई दिस सोनेट इज. तो ये आपको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 है उसकी ये ओपनिंग लाइन है.
या फिर उसका टाइटल मान लो, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे नाम नहीं होता था, ओपनिंग लाइन को ही टाइटल मान लिया जाता था पोइम का। पहले टाइटल का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था कि मतलब अलग से टाइटल होगा, उसी को मान लिया जाता था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ना इस सोनेट की, वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आई, ये उनकी सोनेट है, सोनेट नंबर 29। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है कि 29 सोनेट की ओपनिंग लाइन क्या है। नेक्स्ट है 53, विच पोएम ऑफ टी एस इलियट हैज़ यूज द टोन ऑफ द सोनेट 29। तो जो टी एस इलियट है ना, उन्होंने अपनी पोएम के लिए ये जो सोनेट नंबर 29 है, इसकी टोन को यूज़ किया है, मतलब इसकी कुछ लाइंस हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने अपनी पोएम में यूज़ कर लिया एज इट इज़। तो वो कौन सी पोएम है टी एस इलियट की? द वेस्टलैंड, प्रील्यूड, एस वेनसडे, नन ऑफ दिस। सो ये इनकी पोएम है एस वेनसडे। ठीक है, एस वेडनेसडे को इन्होंने 29 मतलब ये सोनेट को इसमें कॉपी किया है। नेक्स्ट है 154, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, सो ये वही है सोनेट नंबर 29, जिसमें क्या है कि वो अपनी जो आउटकास्ट स्टेट है, मतलब स्टेट वर्ड यहाँ पर 3 बार आया है इस पोइम के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट लाइन में ही आ गया है, जो फर्स्ट स्टेंजा है कि आई ऑल अलोन बिवीप, मतलब वो रोते हैं, अपनी जो आउटकास्ट स्टेट है उस पर रोते हैं, और हेवन उनको नहीं सुनता। नेक्स्ट है यहाँ पे 155, एंड ट्रूबल डीप हैवन विद माई बूटलेस क्राइज। सो यहाँ पे वही वाली बात कह रहे हैं कि जो मेरा मैं मतलब जो उनकी स्थिति है, जो उनकी स्टेट है आउटकास्ट स्टेट, उस पर वो हैवन से कंप्लेन करते हैं और वो रोते हैं उनके सामने। बट जो हैवन है मतलब जो गॉड है, वो उनकी बूटलेस क्राइज, उनकी जो रोने की आवाज़ है, वो चीख है, वो नहीं सुन रहा। मतलब जो हैवन है वो क्या हो गया है, डीफ हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, डम, डीफ, लैम, नन ऑफ दी। सो डीफ वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, बहरा बोल रहा है वो ईश्वर को। नेक्स्ट है 156, विशिंग मी लाइक टू वन मोर डैश इन होप रिच पुअर पेन्यूरी होप। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विशिंग मी, ये सारी लाइंस हैं सोनेट नंबर 29 से उन्होंने एज इट इज़ क्वेश्चन के रूप में ये उठाई हैं लाइंस। ठीक है, तो अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी ये लाइंस, तो उसको एक बार रीड कर लेना। विशिंग मी लाइक टू वन मोर डैश, क्या आएगा यहाँ पर, रिच पुअर पेन्यूरी होप। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। सो रिच आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं 157, मतलब क्वेश्चन है, लाइक टू दी डैश एट ब्रीक ऑफ डे अराइजिंग। तो स्काई लार्क, लार्क, नाइटिंगेल, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसे कोई पोएम है उसके अंदर किसी पक्षी का जिक्र किया है राइटर ने, तो वो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी चिड़िया को उन्होंने यहाँ पर मतलब बताया है। तो यहाँ पर लार्क पक्षी की उन्होंने बात की है। मतलब वो कहते हैं कि जैसे मतलब वो जो पोइट हैं इस पोइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, अपने बिलवर्ड को वो याद करते हैं, तो एकदम से उनकी जो डिप्रेशन, मतलब जो डिप्रेशन वाली जो स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही मेरी जो निराशा है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे लार्क पक्षी क्या करता है कि सुबह में आके जो रात की ग्लूमी अर्थ है, जो रात की निराशा छाई हुई है अर्थ के ऊपर, वो हटा देता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो आवाज़ है वो इतनी प्यारी है कि उससे एकदम सुबह की मतलब जो एक नई उमंग, नई होप जो लोगों में एक मतलब संचार होता है नई होप का, वो होने लगता है उसकी आवाज़ से। तो वो यही कहते हैं कि जो रात की जो ग्लूमी थी धरती पर, वो ख़त्म हो जाती है इस लार्क पक्षी की चहचहाट से। तो सेम सिमिलरली उनका जो बिलवर्ड है, उनका जो प्यार है, उसकी याद, उसकी मेमोरी से उनकी जो डिप्रेशन की जो स्टेट थी वो ख़त्म हो जाती है। बस वो यही कह रहे हैं, तो लार्क आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 158, फॉर दाई स्वीट डैश रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब लाइन है 29 सोनेट से ली गई है, हेट, मर्सी, लव, नन ऑफ। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि फॉर दाई स्वीट लव, मतलब जो तुम्हारा प्यार है उसकी जो यादें हैं उनके मन मस्तिष्क में, उनके लिए मतलब ऐसा खजाने की तरह थी वो, कि उनकी जो वही कंडीशन थी वो ठीक हो गई डिप्रेशन वाली। नेक्स्ट है 159, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई, यहाँ पे भी स्टेट वर्ड आएगा, विद किंग्स। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी बिलवर्ड को याद किया और उसकी जो स्वीट मेमोरी थी उससे उनका जो मन था वो एकदम फ्रेश हो गया, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो पोजीशन, क्लेम, फीलिंग, तो फिर वो क्या करते हैं, स्कॉन करते हैं अपनी जो स्टेट है,
विद किंग्स, मतलब वो जिस स्थिति में है वो उसी में अब रहना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते राजाओं से। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज स्टेट, यहाँ पर स्टेट वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि उन्होंने स्टेट वर्ड को कितनी बार यूज़ किया। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्टेट आई है, आउटकास्ट स्टेट, फिर यहाँ पर स्टेट आया है लास्ट में। ये लास्ट लाइन है इस सोनेट की। और वैसे भी इसको याद रखना आप कि ये वाली जो जैसे हमने ओपनिंग लाइन देखी थी ये भी सोनेट की, ये इसकी कंक्लूडिंग मतलब लास्ट लाइन है सोनेट की, सोनेट नंबर 29 की। तो इन्होंने लास्ट लाइन में भी स्टेट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ स्टेट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 160, वेयर माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी जो बिलवर्ड है वो कहती है कि वो तो ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है मेरे लिए, दिस सोनेट इज, कौन सी सोनेट है ये? सो सोनेट नंबर 138, ए इज द राइट आंसर। 161, हाउ डज शेक्सपियर ट्रीट दी सब्जेक्ट इन द सोनेट 138। ये जो सोनेट है 138 इसमें उसके सब्जेक्ट को शेक्सपियर कैसे ट्रीट करते हैं? सो साइकोलॉजिकली उन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट को ट्रीट किया है। सो ए इज द राइट आंसर। what is reason of living of both the lover and the mistress together? रीजन क्या है उन दोनों का एक साथ रहने का? ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉन्डिंग, लिव इन रिलेशनशिप, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द पोइट एंड हिज मिस्ट्रेस। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 163, हाउ डू दे फील टू ईच अदर नेचर ऑफ लाइंग, ठीक है। तो वो एक दूसरे का जो नेचर है झूठ बोलने का, उसको उसमें वो कैसे फील करते हैं? अनकंफर्टेबल, सेटिस्फाई, कंफर्टेबल, नन ऑफ दिस। वो कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे प्यार में थोड़ा मतलब चिढ़ाना, मनाना, है ना, एक दूसरे को टीज करना, ये सब होता है तो अच्छा लगता है ना प्यार में। तो वही कर रहे हैं वो लोग, एक दूसरे झूठ बोलना। 164, विच फिगर ऑफ स्पीच डज शेक्सपियर यूज इन दी वर्ड लाई? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें शेक्सपियर ने यूज़ किया है? मेटाफर, सिमली, पन और पर्सोनिफिकेशन। सो यहाँ पर शेक्सपियर ने पन का यूज़ किया। पन मतलब होता है डबल मीनिंग, यानी जब एक वर्ड है ना अलग अलग मीनिंग देता है उसको कहते हैं हम पन। तो यहाँ पर लाई का मतलब क्या है? एक तो होता है झूठ बोलना, मतलब धोखा देना, डिसेप्शन, और एक लाई का मतलब है मतलब वही सोना। तो वो लास्ट लाइन में जो बोलते हैं ना कि सी लाइज विद मी एंड आई लाइज विद हर, इसका मतलब एक मतलब तो ये है कि वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। लेकिन जो सेकंड मीनिंग इसका हुआ, क्योंकि उन्होंने पन का यूज़ किया है इस लाइन मतलब इस वर्ड के अंदर, तो सेकंड मीनिंग इसका ये निकलेगा कि हम एक दूसरे से इसलिए झूठ बोलते हैं कि शी स्लीप्स विद मी एंड आई स्लीप विद हर, मतलब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इसका मतलब है। लाई मतलब विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू इंजॉय सेक्स, टू डिसीव, सी और डी क्या? इसका मतलब होता है टू डिसीव, मतलब झूठ बोलना। और वैसे देखा जाए तो ये दोनों मतलब हैं इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है इसमें उन्होंने पन का यूज़ किया है ना, तो एक मीनिंग ये भी निकल रहा है झूठ बोलना, और एक मीनिंग इसका ये भी निकल रहा है। नेक्स्ट है 166, सोनेट नंबर 138 इज द सोनेट दैट ऑल्सो अपीयर इन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, ये फर्स्ट कहाँ अपीयर हुई थी? सो द पैसिनेट पिलग्रम, ठीक है। विलियम जैगार्ड ने एक एंथोलॉजी को पब्लिश किया था विलियम शेक्सपियर की, उसमें द पैसिन, उसका नाम था एंथोलॉजी का द पैसिनेट पिलग्रम। उसमें उन्होंने इस सोनेट को पब्लिश कराया था, और ये जो एंथोलॉजी है ना ये पब्लिश हुई थी 1599 में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुई थी। बाद में थॉमस थ्रोप ने कलेक्टिवली सारी जो सोनेट है इनकी 154 उनको पब्लिश कराया, उसके अंदर भी इसको पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट है 167, द पैसिनेट पिलग्रम इज पब्लिश्ड बाय। अब ये जो पैसिनेट पिलग्रम है अभी मैंने बताया कि एक एंथोलॉजी थी जिसमें ये सोनेट अपीयर हुई थी, इसको पब्लिश किसने कराया था? सो यहाँ पर आपको ये वर्ड नाम याद रखना है, विलियम जैगार्ड, ठीक है। ये विलियम जैगार्ड थे जिन्होंने इसको पब्लिश कराया था। नेक्स्ट है 168, व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जब मेरी बिलवर्ड कसम खाती है कि वो मेड ऑफ ट्रूथ, तो ट्रूथ आएगा, ठीक है। ट्रूथ वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। फिर वो कहते हैं आई डू बिलीव हर दो आई नो शी, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब मेरी बिलवर्ड बताती है मुझे कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन मैं उस पर बिलीव कर लेता हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि शी लाइज, वो झूठ बोल रही है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 170, दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी। तो एक तरह से क्या है कि ये बेकार की थिंकिंग है, उसे मतलब बेकार का ये सब है। सो ये बेकार की थिंकिंग है कि उसको लगता है कि वो मुझे यंग मतलब यंग समझती है, ठीक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर यंग नहीं है और वो भी जानती है इस बात को। तो वो कह रहे हैं कि दस वेनली थिंकिंग, ये एक तरह से वेनली थिंकिंग है कि वो मुझे यंग समझ रही है। 171 है सिंपली आई डैश हर फाल्स स्पीकिंग टंग। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, जब वो झूठ बोलती है उसको क्रेडिट दे देता हूँ। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है कि एक तरह से उस पर भरोसा करता हूँ या उसकी प्रशंसा करता हूँ या मैं मान लेता हूँ, ठीक है वो झूठ बोल रही है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं मैं मान लेता हूँ। नेक्स्ट है 172, ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रूथ आ जाएगा कि दोनों मतलब इस तरीके से दोनों तरफ से जो ट्रूथ है उसको सप्रेस किया जाता है। यानी शेक्सपियर भी झूठ बोलते हैं क्योंकि शेक्सपियर भी यहाँ पे झूठ बोलते हैं और उनकी जो बिलवर्ड है मिस्ट्रेस है वो भी झूठ बोलती है। ना तो शेक्सपियर यंग है और ना वो ऑनेस्ट है। नेक्स्ट है 170, नेक्स्ट है 173, एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम डैश। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि वाई डज नॉट आई से दैट आई एम ओल्ड। तो मैं क्यों नहीं कहता हूँ कि मैं ओल्ड हूँ, ठीक है। ये लाइन मतलब यहाँ पे जो खाली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे ओल्ड वर्ड आएगा। यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं कि वाई डज नॉट, मैं क्यों नहीं कह देता कि मैं ओल्ड हूँ। जब वो कह रही है ना उनकी मिस्टेस के तुम यंग हो मतलब नेव नेव हो तुम, तो वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं कह देता कि मैं ओल्ड हूँ। अब आगे वो बताएंगे क्यों नहीं कहते। 174, ओह लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंग ट्रस्ट। तो कहते हैं यहाँ पे कि लव की बेस्ट हैबिट होती है कि ट्रस्ट वर्दी, मतलब अपना जो पार्टनर है उस पर ट्रस्ट दिखाना, ट्रस्ट शो करना। मतलब वो जो भी कह रहा है वॉट एवर ही और सी स्पीक, हमें उस पर ट्रस्ट मतलब करना चाहिए। तो इसलिए वो नहीं बोलते, मतलब वो जो भी बोल रही है उसको वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं एक तरह से, ये वो मतलब कहना चाह रहे हैं कि हर लवर को अपने लवर पर भरोसा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वो जो कह रही है मुझे पहले ही पता है वो, ये फिर भी मैं उसको मान रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगी हैबिट, ठीक है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट की ये प्यार की एक आदत होती है, अच्छे प्यार की ये आदत होती है। सीमिंग ट्रस्ट वर्दी। नेक्स्ट है 175, एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। और फिर आगे वो बोलते हैं कि मतलब जब मतलब ओल्ड एज के जो लोग हैं जब वो प्यार करते हैं तो उनसे एज को डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें जो एज वगैरह कोई पूछता है ना तो उसको बताने में उन्हें बहुत बुरा लगता है, मतलब हेट करते हैं वो एज बताना, क्योंकि प्यार की कोई एज नहीं होती, वो ये कहना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर आएगा वर्ड एज। 138 सोनेट की लाइंस हैं, मतलब उसकी उसमें जो लाइंस हैं ना वो एज इट इज़ यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में उठा ली गई हैं। नेक्स्ट है 176, देयर फोर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। तो इसीलिए मैं उससे झूठ बोलता हूँ एंड शी विद मी, वो मुझसे झूठ बोलती है। और इसका दूसरा मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि उन्होंने लाई वर्ड में पन का यूज़ किया है कि सी स्लीव विद मी एंड आई स्लीव विद हर, मतलब हम लोग सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करते हैं, हमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है वो मुझे झूठ बोले या मुझे, हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मस्त हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड इन आवर फॉल्ट बाई लाइज वी फ्लैटर्ड बी। और जो फॉल्ट है जो हम झूठ बोलते हैं ना उससे हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। वेयर डू दीज लाइन अपीयर, तो कहाँ अपीयर होती है लाइन, सो आपको पता। तो एक मिनट, ये जो आंसर है ऑप्शन है आपके ये गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे सोनेट, सोनेट नंबर 138, ठीक है। सोनेट, सोनेट नंबर 138 की लाइन्स हैं ये सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे 177, डंकन इज द किंग ऑफ। ये जो डंकन है ये कहाँ के राजा थे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, नन ऑफ दी। सो ये स्कॉटलैंड के राजा हैं। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मैकबेथ प्ले से है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 178, मालकॉम एंड डोनाल्ड बेन आर सन्स ऑफ। ये मालकॉम और डोनाल्ड बेन किसके बेटे हैं, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों डंकन के बेटे हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 179, मैकबेथ एंड बैंको आर, कौन है ये दोनों, जनरल्स हैं, किंग्स हैं, ड्यूक हैं। तो ये जनरल्स हैं, ठीक है। स्कॉटिश जो आर्मी है स्कॉटलैंड की, जो किंग डंकन है उनकी आर्मी में ये क्या है, दोनों जनरल हैं और दोनों फ्रेंड हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 180, फ्लियंस इज द सन ऑफ, ये फ्लियंस किसका बेटा है? डंकन, बैंको, मैकडफ, नन ऑफ दिस। तो ये बैंको का बेटा है, ठीक है। जब मैकबेथ इनको मारता है दोनों के लिए, वो हायर मतलब मर्डरर को हायर करता है, तो बैंको को वो मार देते हैं, लेकिन ये फ्लियंस बच के भाग जाता है। सो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 181, द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज, ठीक है। वो ऑफिसर कौन है जो मैकबेथ को अटेंड करते हैं? बैंको, मैकबेथ, मैकडफ, सिचॉन। सो ये है सिचॉन, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 182, हाउ मैनी विचेज आर इन मैकबेथ, कितनी विचेज हैं, कितनी चुड़ैल हैं इस प्ले के अंदर? 1 2 3, सो दे आर 3 विचेज, ठीक है, 3 चुड़ैल हैं। नेक्स्ट है 183, रॉस एंड एंगस ग्रीट मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ, ठीक है। मैकबेथ को ये वेलकम करते हैं किस टाइटल से? कॉर्डर, ड्यूक, किंग, नन ऑफ दी। सो ये इसको कॉर्डर के टाइटल से, मतलब कॉर्डर कह के इसको सम्मानित करते हैं। ये एक उपाधि है काउडर, है ना। मतलब जैसे थैन ऑफ क्लेमिस, थैन ऑफ काउडर, तो इसको काउडर मतलब काउडर का इसको थैन बनाया जाता है ना मैकबेथ को, उस जब ये काउडर को मार देता है तो इसको काउडर की जो उपाधि है उससे ये लोग इसको सम्मानित करते हैं, ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट है 184, मैकडफ फ्लीज टू, ये जो मैकबेथ है ये कहाँ भाग जाता है? मैकडफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। सो ये इंग्लैंड भाग जाता है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 185, मैकबेथ किल्स मैकडफ वाइफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये मैकबेथ है, मैकडफ के बच्चों को मार देता है, बीवी को मार देता है, या फिर दोनों को मार देता है। तो यहाँ पर आएगा दोनों को मार देता है, बोथ। यहाँ पे आ जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि जो जब मैकडफ भाग जाता है ना, तो उसके बीवी बच्चे दोनों को ये मार देता है मैकबेथ। नेक्स्ट है 186, मैकडफ गोज टू मीट मालकॉम, डोनाल्ड एंड मैकबेथ। ये जो मैकडफ है ये मतलब किससे मिलने जाता है? तो ये मालकॉम से मिलने जाता है, ठीक है, जो बड़ा बेटा है डंगन का। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 187, मैकडफ किल्स, मैकडफ किसको मार देता है? सिवार्ड, मालकॉम, डोनाल्ड एंड मैकबेथ। ठीक है, जो मैकबेथ है ना इसको यही मारता है मैकडफ लास्ट में स्पाइक से, ठीक है, स्पाइक से मतलब भाले से ही इसका सिर जो है काट देता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 188, हु बिकम द किंग इन द एंड, एंड में किंग कौन बनता है? मैकबेथ, डोनाल्ड एंड मालकॉम, नन ऑफ दी। सो मैकबेथ को तो मैकडफ मार देता है, सो मालकॉम बिकम द किंग, मालकॉम राजा बन जाता है, डंगन का बड़ा बेटा है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 189, द अदर टाइटल ऑफ 12th नाइट, 12th नाइट का दूसरा टाइटल कौन सा है? वाट यू विल। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और सिनो इज द ड्यूक ऑफ, ये कहाँ का ड्यूक है? इलेरिया, वेनिस, स्कॉटलैंड। सो हमें पता है इलेरिया, ठीक है, इलेरिया का राजा है ये। नेक्स्ट है 191, और सिनो इज इन लव विथ, किसके प्यार में है ये? सो यहाँ की काउंटेस है ओलिविया, ओलिविया से ये प्यार करता है, जो अपने भाई का विलाप मतलब भाई की डेथ पे विलाप कर रही होती है और कसम लेती है कि 7 सालों तक किसी का फेस नहीं देखेगी, ठीक है। सो ये इससे प्यार करता है, बाद में वायला से शादी हो जाती है इसकी। नेक्स्ट है 192, द डिसगाइज सिजेरियो इज, ये जो डिसगाइज सिजेरियो ये कौन है? वायला, ओलिविया, मारिया, नन ऑफ दिस। सो ये वायला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ड्यूक ऑर्सिनो ये प्यार करता है ओलिविया से, एंड ओलिविया प्यार करने लग जाती है इसी से, सिजेरियो से। तो यहाँ पे एक लव ट्रेंगल बन जाता है इस प्ले के अंदर, ठीक है, और ये इससे प्यार करती है ड्यूक से। नेक्स्ट है यहाँ पे 193, एंटोनियो इन 12th नाइट इज, ये एंटोनियो कौन है? 12th नाइट में एक सी कैप्टन है, ये है ना समुद्र का कप्तान है जो उसको हेल्प करता है सेबेस्टियन को बचाने में। नेक्स्ट है यहाँ पे द अंकल ऑफ ओलिविया इज, ओलिविया के अंकल कौन है? सर एंड्रयू मालवोलियो, ये तो स्टीवार्ड है, ठीक है, मालवोलियो, सर एंड्रयू नहीं है, सर टॉबी बैलक, ये इसके अंकल हैं ओलिविया के। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 195, मालवोलियो इज द स्टीवार्ड ऑफ, किसका स्टीवार्ड है ये? ठीक है, ये है ओलिविया का स्टीवार्ड है। मतलब स्टीवार्ड कौन होता है? मेन नौकर होता है, इनकी जो नौकर होते हैं उन सब में बड़ा नौकर होता है जो सबको उनका काम समझाता है, ठीक है, सबको बताता है कि किसको क्या करना है। सो ये मेन स्टीवार्ड है ओलिविया का। नेक्स्ट है यहाँ पे 196, ओलिविया अ रिच काउंटेस इज इन लव विद, ये किसके प्यार में है? एक रिच काउंटेस है ये इलेरिया की। सो ये ऑर्सिनो, एंटोनियो, सिजेरियो, सेबेस्टियन। सो ये सिजेरियो के प्यार में, जो सिजेरियो क्या है इसको मतलब
जो मैसेज है ऑर्सिनो का लेके आता है ओलिविया के पास, तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ओलिविया के पास वो अपना मतलब संदेश भेजता है प्यार का, और ये उल्टा जो ओलिविया है वो सिजेरियो की खूबसूरती पर फिदा हो जाती है और इसके प्यार में पड़ जाती है। बट सिजेरियो क्या है कि खुद एक फीमेल है, मतलब वायला है, वो डिस्गाइज है ना सिजेरियो के रूप में। नेक्स्ट है यहाँ पे 197, हु इज़ द मेड ऑफ ओलिविया। ओलिविया की मेड कौन है यहाँ पे? सो मारिया, वाइला, पोर्शिया। तो आपको पता है कि मारिया इज़ द मेड ऑफ ओलिविया, सो ए इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है, एक फोर्स लेटर लिखती है, मालवोलियो को फंसा देती है, ये सारा प्लान इसी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 198, द क्लाउन इन 12th नाइट इज। ये जो 12th नाइट है इसमें क्लाउन का रोल कौन करता है? टच स्टोन। टच स्टोन तो एज यू लाइक इट में है ना, एज यू लाइक इट में क्लोन बनाया सर एंड्रयू। तो ओलिविया को वो करने की कोशिश करते हैं, उनके घर पर आते रहते हैं, टॉबी बेलक के पास है ना, ड्रिंक करते हैं ये लोग बैठ के। मालवोली स्टीवार्ड हो गया फेस्टे। फेस्टे इज द राइट आंसर। फेस्टे कौन है? क्लोन है 12th नाइट में। नेक्स्ट है 199, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन आर द सूटर्स टू। ठीक है, ये दोनों सूटर हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन। ये दोनों पोर्सिया पोर्सिया के उस स्वयंवर में आते हैं उसको चूज करने। तो ये प्रिंस ऑफ मतलब जो कास्केट सीन होता है, ठीक है, कास्केट को चुनना होता है, तो यहाँ पे ये गोल्ड कास्केट को चुनता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। इसमें लिखा होता है कि ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सो ये फेल हो जाता है पोर्सिया को जीतने में। और प्रिंस ऑफ मोरक्को जो एरागोन है ये जो है सिल्वर कास्केट चुन लेता है। और आपको पता है कि जो लास्ट जो कास्केट है जो जिससे शादी होगी पोर्सिया की, वो बेसेनियो चूज करता है। सो यहाँ पर राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। इसके सूटर है ना ये दोनों, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट कौन है वेनिस का? तो ये एंटोनियो है, ठीक है। शाइलॉक, वेसोनियो, एंटोनियो, एंटोनियो इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि जो शिप हैं इसके नहीं आते हैं, तो फिर इसको वो मतलब वही पैसा वगैरह लेना पड़ता है ब्याज पर साइलॉक से, और फिर सारी कहानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है 201, बेसेनियो इज द फ्रेंड ऑफ। ये जो बेसेनियो है किसका फ्रेंड है? तो आपको पता ही है एंटोनियो का ये फ्रेंड है। इसी को शादी करनी है पोर्सिया से, मतलब उसका सूटर बन के जाना है, और वहाँ जाने के लिए इसको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये पैसे लेने आता है एंटोनियो से, और एंटोनियो इससे फिर उधारी लेता है शाइलॉक से। शाइलॉक से जब पैसे उधार ले लेता है तो ये कहता है कि ठीक है, मेरे जब मतलब मेरा जब शिप आ जाएंगे मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन इसके जो शिप हैं वो डूब जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो फिर ये इससे क्या करता है कि कहता है कि मैं तुम्हारा जो है पौंड वही मास निकाल लूँगा। उसकी स्टोरी है, फिर वो ट्रायल सीन, फिर पोर्सिया वकील बनकर आती है और ये सारी दलीलें यहाँ पर देती है। सो इस तरह की इसकी कहानी है इस प्ले की, ठीक है। नेक्स्ट है 202, लोरेंजो इज इन लव विद। ये लोरेंजो किसके लव में है? सो यहाँ पर जो शाइलॉक की बेटी है जेसिका, ठीक है। सो इज इन लव इन जेसिका, सो डी इज द राइट आंसर। और ये लोग एलॉप कर लेते हैं वहाँ के उसके घर से, शाइलॉक के घर से। 203 है शाइलॉक इज। शाइलॉक कौन है? सो ये एक यहूदी है, इंग्लिश में बोले ज्यू है ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से जो ज्यू और क्रिश्चियन इन लोगों की बनती नहीं थी। तो क्रिश्चियन कौन है यहाँ पे? एंटोनियो है इस प्ले के अंदर, और जो शाइलॉक है वो ज्यू करेक्टर है। तो इन दोनों के अंदर जो कंट्रास्ट है, जो मतलब फाइट है, वो मतलब इसकी थीम मतलब क्रिश्चियन और ज्यू, ये जो थीम है इसको भी दिखाया है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे 204, हु इज द सर्वेंट ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक का नौकर कौन है यहाँ पे? सो लॉन्सलॉट गोबो। टच स्टोन तो वहाँ पर क्लोन है। एंटोनियो आपको पता है मर्चेंट है वेनिस का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉन्सलॉट गोबो। नेक्स्ट है 205, नेरिसा इज द वेटिंग मेड ऑफ। ये नेरिसा किसकी वेटिंग मेड है? सो पोर्सिया, ठीक है, पोर्सिया की वेटिंग मेड है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। जेसिका इज द डॉटर ऑफ। आपको पता है कि जेसिका किसकी डॉटर है ना? शाइलॉक की बेटी है, जो एलोप कर जाती है लोरेंजो के साथ, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। और लोरेंजो क्या है? एक वो है क्रिश्चियन है, जबकि शाइलॉक कौन है? ज्यू है एक। नेक्स्ट है 207, पोर्सिया बिलोंग टू। ये जो पोर्सिया है किससे बिलोंग करती है? बेलमंट, ठीक है, बेलमंट से बिलोंग करती है। तभी तो इस प्ले की जो सेटिंग है, कभी आ जाए सेटिंग कहाँ है इस प्ले की, तो बेलमंट पार्टली बेलमंट है और पार्टली वेनिस है। वेनिस में भी है और बेलमंट में भी है, क्योंकि जो पोर्सिया है वो बेलमंट से है। नेक्स्ट है 208, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग, हु सेज। कौन कहता है ये? सो ये फेमस कोट कहा जाता है मैकबेथ के द्वारा। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है 209, लव थॉट लाई रिच व्हेन कैन नो पीट विद बावर्स हु सेज ओर्सिनो इन 12th नाइट, ठीक है, ओर्सिनो बोलता है इसको 12th नाइट में, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 210, वुमेन आर एज रोजेज, वुमेन कैसी होती हैं, गुलाब की तरह होती हैं, हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड डथ फॉल दैट वेरी आवर हु सेज, कौन कहता है ये, सो ये जो लाइन्स है वुमेन के बारे में ये ओर्सिनो बोलता है इन 12th नाइट, और इसका जो सब टाइटल है वो भी ध्यान रखना, और व्हाट यू विल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 211, फॉर फॉली दैट ही वाइजली शोज इज फिट वाइज मैन फॉली फॉलन क्वाइट टेंट देयर विट दिस इज वॉट वायला सेज अबाउट, किसके बारे में कह रही है यहाँ पे वायला, सो ये फेस्टे के बारे में बोल रही है, आपको पता है फेस्टे कौन है, क्लोन इन द प्ले, ठीक है, ये क्लोन है इन 12th नाइट, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट, फॉर अ लाइट वाइफ does make a heavy husband, this is what Portia say in, so ये कहाँ कहती है पोर्सिया, इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 213, लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वुमेन, एक लड़की को टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ, अपने से बड़े इंसान से शादी करनी चाहिए, सो वियर्स शी टू हिम सो सेज सी लेवल इन हर हस्बैंड हर्ट, सो हमेशा वो अपने हस्बैंड के दिल में रहे, क्योंकि बड़े से शादी करेगी तो वो यंग रहेगी हमेशा, और जब यंग रहेगी तो लड़कों का होता है ना, यंग लड़कियां लड़कों को बहुत पसंद आती हैं, तो वो मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर लड़की को ना अपने से बड़े लड़का चूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो उस लड़के के आगे हमेशा यंग रहे, और अपने मतलब हस्बैंड की वो हमेशा मिस्ट्रेस बनी रहे, दिस इज द वॉट ओरिसिनो सेज इन, ये ओरिसिनो बोलता है, कहाँ पर बोलता है ओरिसिनो, 12th नाइट में, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 214, दिस even handed justice command the ingredient to of our poison chalice to our old lips, this is part of the soliloquy of, इस soliloquy है, ठीक है, soliloquy का पार्ट है जो मैकबेथ बोलता है इन मैकबेथ, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 215, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, मतलब प्यार क्या होता है, अंधा होता है, और जो लवर्स होते हैं उनको दिखता नहीं है प्यार में, द प्रीटी फॉलीज दैट दैम सेल्फ कमिट, और क्या करते हैं वो अपने मतलब खुद से मतलब प्रीटी फॉलीज फिर वो लोग करते हैं, क्योंकि प्यार अंधा होता है और वो दिखता नहीं है उनको उसमें कुछ, ठीक है, कुछ भी करने को वो रेडी हो जाते हैं, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय, दिस इज वॉट जेसिका सेज इन एक्ट 2 सीन 4th ऑफ, यहाँ पे जेसिका बोलती है इसको, है ना, जब जेसिका क्या करती है अपने घर से एलॉप कर, मतलब शाइलॉक की बेटी है जेसिका, और लोरेंजो के साथ वो भाग रही होती है, तो जब वो भाग रही होती है ना लोरेंजो के साथ, तो तब वो ये वाली बात बोलती है कि प्यार तो अंधा होता है, ठीक है, तो ये जो एक्ट 2 है, एक्ट 2 और सीन 6 में ये वो एलॉपमेंट का सीन है, जिसमें वो जेसिका लोरेंजो के साथ भागती है, और जब वो वहाँ पे एक मास्क परफॉर्म्स होता है, उसके बाद वो वहाँ से लोग भाग जाते हैं, तो वो लड़के के रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है जेसिका, क्योंकि भाई ऐसे लड़की के रूप में तो वो जा नहीं सकती, भाग रहे हैं वो लोग, तो वो लड़का बन जाती है, और तभी वो बोलती है कि जो प्यार होता है वो अंधा होता है, और लवर्स जो होते हैं वो प्रीटी फॉलीज करते हैं, ठीक है, सो आप लोग ये याद रखना कि जेसिका का स्टेटमेंट है इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, I hope you like this session. If you like my session, please do like and share this channel. Thanks for watching. Thank you so much.